हेलो फ्रेंड्स, साइंस की इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ में हम आए हैं पार्ट 2 को लेके, जिसमें साइंस के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का डिस्कस किया गया है। तो ठीक है, चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन दिया गया है, मनुष्य निम्नलिखित में से किस में गुणसूत्रों की संख्या सबसे अधिक होती है। ऑप्शन दिए गए हैं, मनुष्य, टेरिडोफाइटा, हाथी, ब्रायोफाइट्स। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सही ऑप्शन है टेरिडोफाइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, हवा के गुब्बारों में हाइड्रोजन की तुलना में हीलियम को प्राथमिकता दी जाती है क्योंकि यह, ऑप्शन दिए हैं, सस्ता है, कम घना है, अधिक उठाने की शक्ति है। ऑप्शन डी है, हवा के साथ एक विस्फोटक मिश्रण नहीं बनता है। वैसे तो ये हल्की होने के कारण इसमें अधिक उठाने की शक्ति भी है, लेकिन ऑप्शन डी भी सही बता रहा है कि हवा के साथ एक विस्फोटक मिश्रण नहीं बनता है। तो इसमें हम ऑप्शन ई को भी बना लेते हैं, जिसमें है उपरोक्त में से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। तो ऑप्शन इसका सही होगा, हवा के साथ एक विस्फोटक मिश्रण नहीं बनाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रण सजातीय है। ऑप्शन ए है स्टार्च और चीनी, मेथेनॉल और पानी, ग्रेफाइट और चारकोल, कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम बाइकार्बोनेट। इन चारों ऑप्शन को देखते हुए ऑप्शन बी सही होगा, क्योंकि मेथेनॉल का फॉर्मूला क्या होता है। मेथेनॉल का होता है CH3OH, जिसमें और जल का क्या होता है H2O। अगर हम H2O को डिफ़ाइन करें तो इसमें H+OH- ग्रुप पाया जाता है, और मेथेनॉल में भी यही होता है, OH- पाया जाता है। तो दोनों में कॉमन पार्ट OH ग्रुप मिल रहा है, इसलिए मेथेनॉल और पानी दोनों ही सही ऑप्शन होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन रॉकेट के लिए प्रणोदक के रूप में कार्य कर सकता है। ऑप्शन ए है तरल ऑक्सीजन प्लस तरल ऑर्गन, तरल हाइड्रोजन प्लस तरल ऑक्सीजन, तरल नाइट्रोजन प्लस तरल ऑक्सीजन, तरल हाइड्रोजन प्लस तरल नाइट्रोजन। सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, तरल हाइड्रोजन प्लस तरल ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी बल द्वारा उत्पन्न बलाघूर्ण निर्भर करता है बल के परिणाम पर, बल की दिशा पर, मूल के सापेक्ष बल के आवेदन के बिंदु पर। और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो सही क्वेश्चन होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी, क्योंकि बल द्वारा उत्पन्न बलाघूर्ण निर्भर करता है किन पे, बल के परिणाम पर भी करता है, बल की दिशा पे भी करता है, मूल के सापेक्ष बल के आवेदन के बिंदु पर भी करता है, इसलिए ऑप्शन डी इज़ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, गाल्जी काय का प्रमुख कार्य है श्वसन, कोशिका विभाजन शुरू करना, गैस्ट्रिक रस का उत्पादन करना। ऑप्शन डी है स्राव। तो सही ऑप्शन होगा डी, स्राव करना। गाल्जी काय का मुख्य कार्य स्राव करना ही होता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए, आनुवांशिक उत्परिवर्तन की घटना किसमें नहीं हो सकती है। जो आनुवांशिक लक्षण हैं किसमें नहीं पाए जाते हैं। देखो, डीएनए में भी पाए जाते हैं, आरएनए भी आनुवंशिकता के लिए होता है, और गुणसूत्र भी होता है। तो सही ऑप्शन होगा राइबोसोम आनुवंशिकता के लिए नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दो समान और विपरीत बल बन सकते हैं। दो समान और विपरीत बल, क्वेश्चन कन्फ्यूजन है, कई लोग इसके गलत आंसर करेंगे। बलाघूर्ण, युग्म, शक्ति, उपरोक्त सभी। तो इनमें से सही ऑप्शन होगा युग्म। दो समान और विपरीत बल बन सकते हैं, युग्म का निर्माण करते हैं। बल्कि अगर डिफाइन करेंगे तो बलाघूर्ण में भी दो समान और विपरीत बल ही होते हैं, लेकिन यहाँ ऑप्शन को देखते हुए ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, केल्विन की इकाई है, मुझे लगता है ये सभी को पता होगा, लंबाई, तापमान, समय या द्रव्यमान। केल्विन किसकी इकाई है, जो कि है तापमान की। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, पारे का उपयोग थर्मामीटर में किया जाता है क्योंकि इसमें उच्च तापीय चालकता है, इसमें एक समान विस्तार है, इसका उच्च क्वथनांक और निम्न हिमांक होता है, उपरोक्त सभी। तो इसमें ये सभी गुण पाए जाते हैं, उपरोक्त सभी।
इसमें उच्च तापीय चालकता, इसमें एक समान विस्तार, इसमें उच्च क्वथनांक और निम्न हिमांक होता है। तो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, लुई पास्चर ने पहली बार किसके लिए टीका विकसित किया था? ऑप्शन ए है स्मॉल पॉक्स, ऑप्शन बी है काउ पॉक्स, टिटनेस या चिकन हैजा। तो सबसे पहले लुई पास्चर ने चिकन हैजा के लिए टीके का आविष्कार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण को दूर करने और अंतरिक्ष में यात्रा करने के लिए रॉकेट के लिए आवश्यक न्यूनतम वेग क्या है? तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण को दूर करने और अंतरिक्ष में यात्रा करने के लिए, तो इससे फर्स्ट सीरीज़ में हम बता चुके हैं कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण मतलब एटमॉस्फेयर से बाहर जाने के लिए हमें इसके वेलोसिटी की आवश्यकता होती है। जब तक इसके वेलोसिटी नहीं होगी तब तक हम अपने एटमॉस्फेयर को नहीं छोड़ सकते हैं। तो इसके वेलोसिटी क्या होती है? इसके वेलोसिटी होती है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। तो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट ऑप्शन होगा, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया रासायनिक परिवर्तन नहीं है? पहले तो फिज़िकल एंड केमिकल रिएक्शंस के बारे में हमें पता होना चाहिए। तो कह रहा है कि रासायनिक परिवर्तन नहीं है। लोहे में जंग लगना ये भी केमिकल रिएक्शन है, मैग्नीशियम का जलना ये भी केमिकल रिएक्शन है, और आयोडीन का ऊर्ध्वपातन और जल का विद्युत अपघटन। तो इन दोनों में सही ऑप्शन होगा आयोडीन का ऊर्ध्वपातन। सीधा ठोस से वो मतलब गैस में परिवर्तित हो रहा है। और ये थोड़ा सा जानकारी देना चाहते हैं कि आप लोग फिजिकल और केमिकल रिएक्शंस पढ़ लेना, जिससे आप लोगों का क्लियर हो जाएगा क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी गैस पानी में अत्यधिक घुलनशील है? ऑप्शन ए है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन ए है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी है अमोनिया, ऑप्शन सी है क्लोरीन, ऑप्शन डी है हाइड्रोजन सल्फाइड। तो जल में सबसे घुलनशील जो गैस होती है वो होती है अमोनिया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, दिल का दौरा पड़ने की स्थिति में हार्मोन को आपातकालीन उपयोग के रूप में इंजेक्ट किया जाता है। किस हार्मोन को इंजेक्ट किया जाता है? तो ऑप्शन ए है थायरॉक्सिन, एड्रिनल, हिपैरिन, इंसुलिन। तो इसमें सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी एड्रिनल। हिपैरिन तो खून के जमने के लिए होता है, इंसुलिन वो तो मधुमेह के लिए होता है। नेक्स्ट है ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है पौधों में भोजन का स्थानांतरण किसकी सहायता से होता है? मुझे लगता है सभी को आंसर पता होगा। जाइलम के द्वारा जल को लिया जाता है, फ्लोएम के द्वारा ही भोजन को लिया जाता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा फ्लोएम। पौधों में भोजन का स्थानांतरण फ्लोएम के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, खारे दलदली आवासों में उगने वाले पौधों को किस रूप में जाना जाता है? जीरोफाइट्स, एरोफाइट्स, सैप्रोफाइट्स एंड हेलोफाइट्स। तो इनमें से सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी हेलोफाइट्स। खारे दलदली आवासों में उगने वाले पौधों को हेलोफाइट्स कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, दूरी की एक खगोलीय इकाई। मुझे लगता है इसमें सभी लोग सही आंसर करेंगे। दूरी की एक खगोलीय इकाई क्या है? किलोमीटर। खगोलीय, थोड़ा क्वेश्चन पे ध्यान देना, नहीं तो आप लोग गलत कर देंगे। दूरी की एक खगोलीय इकाई क्या है? किलोमीटर, प्रकाश वर्ष, पृथ्वी से सूर्य की औसत दूरी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सही ऑप्शन होगा प्रकाश वर्ष, जो खगोलीय दूरी को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए, वह बल जो किसी पिंड को वृत्ताकार गति में रखता है कहलाता है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसमें ऑप्शन ए है अभिकेंद्रीय बल, अपकेंद्रीय बल, घर्षण बल, उपरोक्त सभी। तो इसका सही ऑप्शन होगा अभिकेंद्रीय बल, सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स, एक मिनट, थोड़ा सा 21 क्वेश्चंस पे थे। सेंट्रीपिटल फोर्स, सॉरी, ये हाँ सेंट्रीपिटल फोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मोर्टार किसका मिश्रण है? मोर्टार डिफेंस का है। मोर्टार किसका मिश्रण है? तो ऑप्शन है सीमेंट, रेत और पानी, ऑप्शन बी है रेत और लोहा, ऑप्शन सी है सीमेंट, रेत और लोहा। इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए सीमेंट, रेत और पानी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये लिखा हुआ है यूरेनियम 238
तो ये ऐसे लिखा हुआ है, एक मिनट, ये लिखा हुआ है यूरेनियम, इसका परमाणु क्रमांक 92 ऊपर लिखा हुआ है और इसका परमाणु भार 238 नीचे लिखा हुआ है। तो इसमें कह रहा है न्यूट्रॉनों की संख्या, तो न्यूट्रॉनों की संख्या कैसे निकाल लेंगे? जो यहाँ पे परमाणु क्रमांक होता है उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या होता है, और जो परमाणु भार होता है उसमें इलेक्ट्रॉनों और मतलब प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या होती है, लेकिन इलेक्ट्रॉन जो है प्रोटॉनों के बराबर होते हैं, इसलिए हम 238 से 92 माइनस कर देंगे। 92 माइनस करने पे ये हमें मिलेगा 641। तो न्यूट्रॉनों की संख्या क्या हो जाएगी? 146। ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी तत्व में संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या सबसे कम है। तो थोड़ा ये हिंदी में समझ नहीं आ रहा है क्वेश्चन कि किसी तत्व में संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या सबसे कम है मतलब, तो इसका हम थोड़ा इंग्लिश वर्जन देख लेते हैं। इसका ये है, इंग्लिश में लिखा हुआ है विच एलिमेंट हैज़ द लीस्ट नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो थोड़ा इंग्लिश में समझ आता है, कभी कभी हिंदी में चीज़ें नहीं समझ आती, इंग्लिश में ज़्यादा समझ आती हैं। तो इसमें लिखा विच एलिमेंट हैज़ द लीस्ट नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन वो होते हैं, सीधी सिंपल भाषा में बोला जाए तो किसी तत्व के बाहरी कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो कह रहा है किसमें कम पाए जाते हैं, तो जैसे कि सबसे कम किसमें पाए जाते हैं? सोडियम में पाए जाते हैं। जैसे कि अभी हम आपको बता दे रहे हैं, सोडियम का अगर हम परमाणु क्रमांक देखें तो सोडियम का होता है 11। अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें तो क्या होगा? 2 8 2 8, अभी 8 2 10 हो गए हैं। इसके बाद कितने बचेंगे? इसके बाद बचेंगे 1। तो बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? सिर्फ 1 है। एक से कम होगा तो फिर वो 0 हो जाएगा, मतलब बाहरी कोश में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होगा तो वो नोबेल गैस हो जाएगी। इस वजह से सबसे कम इसमें किसमें है? सोडियम में है। तो बाहरी कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं या उस तत्व की वैलेंसी कहते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला है ग्रेफाइड एक है, क्या है? ग्रेफाइड क्या है? मिश्र धातु है, क्या है बताइए? ग्रेफाइड मिश्र धातु है, मेटलॉइड है या गैर धातु है? ग्रेफाइड क्या होता है? ये कार्बन का एक अपर रूप होता है। तो कार्बन क्या है? कार्बन एक धातु नहीं है, तो इस वजह से ये गैर धातु में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का उदाहरण है? तो पहले थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के बारे में जानते। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक क्या होती है? वो सीधी लैंग्वेज में अगर बताएं, वो प्लास्टिक जिसको पिघलाकर दोबारा फिर से वो प्लास्टिक जिसका रीयूज कर लें, मतलब एक बार उसको बनाएं फिर उसे पिघलाकर भी कोई दूसरी वस्तु बना सकते हैं, उसे थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहते हैं। तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का उदाहरण क्या होगा? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, बेकेलाइट। बेकेलाइट को ही हम दोबारा पिघलाकर कोई नई चीज़ बना सकते हैं। तो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कोयले की सर्वोत्तम किस्म, मुझे लगता है ये सभी को पता होगा। कोयले की सर्वोत्तम किस्म का नाम बताइए। पीट, लिग्नाइट, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस। तो सर्वोत्तम है एंथ्रासाइड। एंथ्रासाइड ही सबसे अच्छी किस्म होती है कोयले की। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मिश्रित उर्वरक है? मिश्रित उर्वरक के बारे में बताया गया है, कौन सा मिश्रित उर्वरक है? तो क्वेश्चन में दिया गया है यूरिया, CAM, अमोनियम सल्फेट, NPK। तो नाम से ही हमें डिफाइन हो रहा है कि मिश्रित उर्वरक कौन सा हो सकता है? NPK, नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम। तो इन तीनों के एक समुचित अनुपात में मिश्रण को क्या कहते हैं? NPK। तो इसमें क्या हो जाएगा? कौन सा मिश्रित उर्वरक है? NPK। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक तरल धातु है? तरल धातु की बात की गई है बुध, जिसमें इसका थोड़ा सा हम कर दे रहे हैं, इसमें बुध की जगह हम पारा लिख सकते हैं, पारा। तो आपको अब पता चल गया होगा कि कौन सा तरल धातु है। ब्रोमीन भी तरल होता है, तरल अवस्था में पाया जाता है, लेकिन ये एक धातु नहीं होती है। धातु ना होकर ये एक अधातु होती है। तो
तो ब्रोमीन नहीं, इसमें पारा ही सही ऑप्शन होगा। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें शून्य इलेक्ट्रॉन आत्मीयता होती है? शून्य इलेक्ट्रॉन आत्मीयता। तो पहले हमें ये समझना होगा शून्य इलेक्ट्रॉन आत्मीयता क्या होती है। मतलब कि शून्य इलेक्ट्रॉन आत्मीयता उसे कहते हैं जो इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान ना करे, मतलब शून्य लेवल पर करे, ना तो इलेक्ट्रॉन ले ना इलेक्ट्रॉन दे, तो उसे ही कहते हैं शून्य इलेक्ट्रॉन आत्मीयता। तो हम ऑप्शन देखेंगे, इसमें है ऑक्सीजन। अगर हम ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो उसमें बाहरी कोश में हमें इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। फ्लोरीन के भी बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। नाइट्रोजन के भी बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, ताकि और ये जो इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होता है वो बाहरी कोश से ही होता है, वैलेंसी से ही वो इलेक्ट्रॉन इधर उधर आते जाते। लेकिन नियॉन एक नोबल गैस होने के कारण इसके बाहरी कोश में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, मतलब इसका बाहरी कोश पूरी तरह से भरा होता है, इसलिए नियॉन में ही शून्य इलेक्ट्रॉन आत्मीयता होती है। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मोलैरिटी की इकाई है? तो बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। मोलैरिटी की इकाई ऑप्शन बी मोल प्रति लीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस उद्योग में अभ्रक का उपयोग कच्चे माल के रूप में किया जाता है? निम्नलिखित में से किस उद्योग में अभ्रक का उपयोग कच्चे माल के रूप में किया जाता है? आयरन और स्टील। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खिलौनों में, ग्लास और पॉटरी में, और इलेक्ट्रिकल में। तो जो अभ्रक का सबसे ज़्यादा कच्चे माल के रूप में उपयोग किया जाता है वो इलेक्ट्रिकल चीज़ें बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इन दिनों पीले लैंप का उपयोग अक्सर स्ट्रीट लाइट के रूप में किया जाता है। इन लैंपों में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो सबको जाहिर सी बात है, मुझे पता है कि स्ट्रीट लाइट्स में सबसे ज़्यादा उपयोग सोडियम का ही किया जाता है पीले लैंपों में। नियॉन, हाइड्रोजन, तीन ही ऑप्शन लिखे हैं इसमें, तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, सोडियम। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए, इसमें निम्नलिखित में से कौन सी सबसे कठोर धातु है? सबसे कठोर धातु जैसे ऑप्शन दिए हुए हैं, सोना, लोहा, प्लेटिनम, चांदी। तो ऑप्शन सही होगा सी ऑप्शन, प्लेटिनम। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, पानी को वाष्प में बदलने को क्या कहा जाता है? पानी को वाष्प में बदलने को क्या कहा जाता है? मतलब क्या है, कौन सा रिएक्शन है पानी को वाष्प में बदलने को क्या? इसमें ऑप्शन दिए गए हैं प्राकृतिक और इसमें ऑप्शन दिए गए हैं प्राकृतिक, भौतिक, रासायनिक, जैविक। तो प्राकृतिक नहीं हो सकता, रासायनिक नहीं हो सकता क्योंकि इसमें दूसरा ही प्रोडक्ट बनता है, जैविक भी नहीं है, तो ये ऑप्शन बी पे जाएगा, सही ऑप्शन होगा बी, भौतिक रिएक्शन। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। परमाणु में न्यूट्रॉन की खोज किसके द्वारा की गई? बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ऑप्शन दिए गए हैं जे थॉमसन, चैडविक, रदरफोर्ड और न्यूटन। तो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, न्यूट्रॉन। तो इसमें एक ट्रिक भी होती है जैसे ईंट पर नाच करके, तो हाँ काफ़ी हद तक वो फॉलो करती है। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, बाद में बनने वाले प्राथमिक जाइलम को कहते हैं, क्या कहते हैं? बाद में बनने वाले प्राथमिक जाइलम को कहते हैं। ऑप्शन है प्रोटोजाइलम, ऑप्शन बी है मेटाजाइलम, ऑप्शन सी है जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम फाइबर। तो सही ऑप्शन होगा मेटाजाइलम। बाद में बनने वाले प्राथमिक जाइलम को मेटाजाइलम कहते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, आरबीसी वयस्कों के किस भाग में निर्मित होता है? आपको सही ऑप्शन करना है आरबीसी, जिसे रेड ब्लड कॉर्पसेल्स कहते हैं। वो अगर हम बता दें कि आरबीसी रेशियो डब्ल्यूबीसी का रेशियो कितना होता है? इसका रेशियो होता है 600:1 का रेशियो होता है। तो आरबीसी वयस्कों के किस भाग में बनती है? तो ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन, रेड अस्थि मज्जा में, रेड बोन मैरो में बनती है। तो मुझे लगता है कि सारी स्लाइड्स ख़त्म हो गई हैं। अभी हमने सारे क्वेश्चन का डिस्कशन कर लिया है, आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। तो पढ़ लीजिएगा और टिक करिएगा कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं, तो आपको पता लग जाएगा कि आप लोगों की साइंस में कितनी कमांड है। और आगे ये सीरीज़ जारी रहेगी, मैं ऐसे ही वीडियो बनाकर डालता रहूँगा। तब तक के लिए चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और धन्यवाद।